तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है Samsung S22। यहाँ पर हमारे पास एक किडनी है, दूसरी किडनी ये रही iPhone 13। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोगों ने इसका कंपैरिजन मांगा था तो हम ले आए हैं दो किडनी का कंपैरिजन। और दोनों फोनों के अंदर ना काफी सारी चीजें सेम है। लाइक दोनों की बॉक्स राइटिंग पर जा चुके हैं, मतलब दोनों के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर तो देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता। साथ ही दोनों फोन 5G एंड दोनों के साथ आपको काफी तगड़े 5G के बैंड मिलते हैं। यहाँ पर जो S22 है ना, इसके अंदर पूरे 16 5G के बैंड देंगे। वहीं पर आईफोन के अंदर हर एक 5G का बैंड मिलता है, जिस पर भी 5G आने वाला है। बट यहाँ पर दोनों के अंदर ही मैं 5G बैंड को ऑलमोस्ट इक्वली बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 5G आया नहीं है। दोनों ही तगड़े 5G बैंड ऑफर कर रहे हैं। बाकी दोनों 4G कैरियर एग्रीगेशन के साथ आते हैं। दोनों की सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी एक नंबर मिलती है। और दोनों में एक चीज और कॉमन है, दोनों का स्क्रीन साइज यहाँ पर 6.1 इंच का एंड दोनों ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट फोन है। एंड दोनों में ना किसी भी तरीके की प्राइस कटिंग नहीं करी गई। यहाँ पर बैक में दोनों में ग्लास दिया गया। आईफोन में कस्टम कॉर्निंग ग्लास मिलता है, तो सैमसंग में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस तो बिल्कुल फ्लैगशिप वाली प्रोटेक्शन दी है। बट यहाँ पर जो आईफोन है ना, इसमें ग्लोस फिनिश दी गई थी, तो मैंने मैट स्किन लगा ली है। अब ये स्किन का कोई प्रमोशन नहीं है, ओ चूना लगा दिया। अब ऐसा मैंने इसलिए करा बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोस फिनिश थी ना, उस पर बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट और स्मजेस लगते थे। मैं परेशान हो गया था उसे साफ करता करता। वहीं पर जो सैमसंग ने उन्हें मैट फिनिश दिया है पहले से, और इस पर काफी कम स्मजेस लगते हैं। दूसरा यहाँ पर साइड का फ्रेम दोनों का ही एल्यूमिनियम का है। बट यहाँ पर जो आपका सैमसंग ने, इसने थोड़ी सी ग्लोस फिनिश दिया है, बट इसके बाद भी इस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगते, तो मेरे को ये मस्त लगा। वहीं पर जो आईफोन है, इसने प्रॉपर मैट फिनिश दिया है। और आईफोन का जो साइड का फ्रेम है प्रॉपर फ्लैट है, ये अपने पैरों पर मस्त खड़ा हो सकता है। वहीं पर सैमसंग ने ना हल्का सा फ्लैट देने की कोशिश करी है, बट ये राउंडेड है, तो यहाँ पर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। तो सैमसंग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड यहाँ पर वेट की बात करूँ तो आईफोन का स्लाइटली सा वेट ज्यादा है, बट दोनों ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो है डिजाइन में, जो कि मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। यहाँ पर कंपनियों ने हालांकि कोई नया डिजाइन नहीं लाए हैं। यहाँ पर आईफोन का भी पुराना वाले जो आईफोन 12 में डिजाइन था ऑलमोस्ट वही है, और सैमसंग ने भी ऑलमोस्ट वही दिया जो सैमसंग S21 का था। बस जो साइड का फ्रेम है ये इन्होंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। अब दोनों ही फोन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है फ्रंट से। अब भले यहाँ पर 6.1 इंच की डिस्प्ले दी गई है दोनों ही फोनों में, बट जब आप दोनों फोनों को सामने से देखोगे ना भाई, यहाँ पर आप सैमसंग को पिक करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से क्लियर एक्सपीरियंस मिलता है। साइड की बेजल्स की बात करूं या चिन की बात करूं, ये आईफोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। ऊपर से सैमसंग में ना पंच होल दिया है, अभी तक आईफोन वहीं पर नोच दिए जा रहा है। हालांकि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कम है, बट स्टिल जब आप कोई कंटेंट देखते हो ना दोनों की डिस्प्ले में साइड बाय साइड, तो यहाँ पर सैमसंग की डिस्प्ले में ना एक तरीके का फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि यहाँ पर दोनों डिस्प्ले में जो आपको प्रोटेक्शन दिया है वो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की दी गई है। सैमसंग ने दिया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन, एंड आईफोन में सिरेमिक शील्ड मिलती है। दोनों ही फ्लैगशिप लेवल प्रोटेक्शन है। अब बात करें यहाँ पर सीधा डिस्प्ले की, तो आईफोन जो है ये सुपर रेटिना XDR OLED पैनल आपको ऑफर करता है। वहीं पर सैमसंग में मिलता है आपको डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल। दोनों ही डिस्प्ले फुल HD प्लस है, बट यहाँ पर जो आईफोन है ना, इसके जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर मिलता है सैमसंग के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं पर जो सैमसंग है इसके पास ये एडवांटेज मिलती है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है, जो कि आईफोन अपने प्रो या मैक्स सीरीज के अंदर दे रहा है। तो यहाँ पर जब आप दोनों को साइड बाय साइड चलाते हो तो स्मूथनेस के मामले में सैमसंग बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है, जो आईफोन है इसकी डिस्प्ले HDR10 एंड डोल्बी विजन के साथ आती है। सैमसंग की डिस्प्ले मिलती है HDR10 प्लस सर्टिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पर ये तो ऑन पेपर चीज हो गई, लेकिन जब हमने दोनों में कंटेंट देखा ना साइड बाय साइड, तो यहाँ पर शार्पनेस की बात करूं या ब्राइटनेस की बात करूं, ये मेरे को ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली HDR कंटेंट के अंदर। आईफोन के अंदर ये चीज आप क्लियरली देख सकते हैं। अब ऐसे इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर जो PPI है वो आईफोन की डिस्प्ले के पास थोड़े से बेटर देखने के लिए मिलते हैं सैमसंग के कंपेरिजन में। हालांकि यहाँ पर दोनों ही फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है, बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आईफोन की डिस्प्ले की जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो मेरे को स्लाइटली बेटर लगा। बाकी दोनों के अंदर ब्राइटनेस आपको तगड़ी मिलती है। आईफोन आपको ऑफर करता है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, सैमसंग करता है 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इंडोर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करते हैं, लेकिन आउटडोर आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन ज्यादा ब्राइट फील होता है सैमसंग के कंपैरिजन में। एंड एक चीज और है, लाइक आप सैमसंग को थोड़ी देर यूज करोगे ना, थोड़ा सा वार्म होता है और अपनी ब्राइटनेस बहुत ही जल्दी ड्रॉप कर लेता है आउटडोर के अंदर। बट सैमसंग के पास बहुत सारी एडवांटेज है, लाइक एक तो इसमें AOD मिलता है, जो कि आईफोन अभी तक नहीं दे पाया OLED पैनल देने के बाद भी। तो किडनी के बाद भी आपको ये चीजें नहीं मिल रही है। करो हाथ जोड़ के। दूसरा यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा कमाल की। एंड एप्पल के अंदर अभी तक आपको टच ID नहीं देखने के लिए मिलती, मतलब पहले मिलती थी आईफोन 7, 8 तक, बट अब नहीं, आपको सिर्फ फेस ID दी गई है। और आपको पता होगा कोविड के टाइम से एप्पल यूजर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो यहाँ पर मेरे को टच ID थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। अब दोनों में सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है कैमरा। भाई किसके कैमरास अच्छे हैं? आईफोन में आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इस बड़ी सी नॉच के अंदर, वहीं पर सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इस पंच होल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।
और दोनों किडनी से ना 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सैमसंग की ना स्टेबलाइजेशन मेरे को स्लाइटली बेटर लग रही है, बाकी लाइट कंट्रोल आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ऑल ओवर जो स्किन टोन है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप मुझे बताना कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे एंड ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी ज़रूर बताना। और अब ये अपोजिट लाइट में आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर डायनेमिक रेंज मुझे भाई आईफोन की थोड़ी बेटर लग रही है, बाकी सैमसंग ने अपनी ब्राइटनेस मस्त ड्रॉप कर ली है। तो यहाँ पर सैमसंग ने ये फ्लैगशिप फोन निकाला है और मैंने एक चीज़ देखी, लाइक जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो 1 सेकंड का डिले लेता है, जो कि फ्लैगशिप के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ पर सैमसंग की स्टेबलाइजेशन आईफोन के कंपैरिजन में बेटर देखने के लिए मिली है। वहीं पर जो आईफोन का स्किन टोन है, फेस पर लाइट है, वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होती दिखी है। और एक चीज़ और है, जब मेरे बैक में सन आता है ना, उस टाइम पर सैमसंग अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं कर पाता स्काई में, आईफोन बहुत अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। तो स्टिल आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिली है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी हमने और फोटोज़ भी कैप्चर करी हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायनेमिक रेंज दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, बट फर्क आता है वो स्किन टोन में। आईफोन आपको थोड़ा सा वार्म टोन देता है, सैमसंग आपको थोड़ा सा कूल टोन देता है, जो कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बाकी दोनों की डिटेल्स ऑलमोस्ट इक्वली देखने के लिए मिलती है। देखा, मैंने बोला था मेगापिक्सल पर मत जाओ, यहाँ पर काम पर जाओ। बाकी लाइट कंट्रोल आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है। एंड जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगा लोगे, यहाँ पर एज डिटेक्शन भी दोनों का ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करते हुए दिखता है। बट जो आईफोन है उसमें स्किन टोन थोड़ा सा नेचुरल देखने के लिए मिला है, मतलब सैमसंग थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, जो कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये बात होगी फ्रंट कैमरा की। अब मूव करते हैं बैक कैमरास की तरफ। यहाँ पर आईफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर शिफ्ट के साथ दिया गया है, मेन कैमरा सेंसर। वहीं पर सैमसंग के अंदर 50 मेगापिक्सल का विद OIS कैमरा दिया है। यहाँ पर आपके भाई ने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। यहाँ पर जो दोनों की स्टेबलाइजेशन है ना, नॉर्मल वॉक में वो काफी अच्छी है, बट सैमसंग में आप फेस पर लाइट देख सकते हैं भाई, उतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं करी जितना आईफोन ने की हुई है। और आईफोन के अंदर ना डेप्थ भी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है सैमसंग के कंपेरिजन में। तो स्टिल यहाँ पर आईफोन बेटर है भाई वीडियो क्वालिटी के मामले में। बाकी आपके भाई ने भागते दौड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करी है। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करते हुए मैंने देखी है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर ना आपको वीडियो बुके मोड दिया गया है। सैमसंग बोलता है इसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड, और जो आईफोन है ये बोलता है इसे सिनेमैटिक वीडियो मोड। और यहाँ पर एक चीज मैंने देखी, लाइक सैमसंग ने काफी इसे इंप्रूव कर लिया है। हालांकि यहाँ पर जो कलर्स हैं वो अभी भी आईफोन के ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो एज डिटेक्शन है वो सैमसंग का पोर्ट्रेट वीडियो मोड का ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। बट सैमसंग में ना ओवर शार्पनिंग भी देखने के लिए मिलती है। बाकी हमने फोटोज कैप्चर करी, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को आईफोन का ज्यादा अच्छा लगा, वहीं पर कलर सैमसंग के थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिले। एंड जब आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पोल किया था अपने ट्विटर पर, ए और बी की सारी फोटोज ना आईफोन की थी एंड 90% लोगों ने भाई आईफोन को ही पिक किया। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में लाइट देख सकते हैं, आईफोन ने ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया। इवन स्किन टोन भी भाई मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी अच्छी लगी। सैमसंग में यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेरे को नहीं देखने के लिए मिली, मतलब ये शर्ट को कभी तो काफी ब्राइट कर देता है, कभी काफी डल कर देता है। एंड यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है ना फेस पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, वो आईफोन का स्टिल बेटर देखने के लिए मिला। बाकी यहाँ पर हर एक सिनेरियो में आप फोटोज देख सकते हैं, इवन अपोजिट लाइट में भी आईफोन की डायनेमिक रेंज अभी भी ज्यादा कमाल की है। और हमने पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो कैप्चर करी। यहाँ पर एज डिटेक्शन की बात करूँ या लाइट कंट्रोल की बात करूँ, अभी भी आईफोन ज्यादा अच्छे से करता है। एंड यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आएगा वो स्किन टोन का आएगा, जो कि आप पर मैं छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो सैमसंग है इसके पास एक एडवांटेज आ जाती है, वो है टेलीफोटो कैमरा सेंसर की। इसमें दिया गया है 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर, जिससे आप डिजिटली 30x तक फोटो कैप्चर कर सकते हो। बट इसका जो मेन यूज है वो है आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी इससे फोटो कैप्चर कर सकते हो। एंड ये काफी ज्यादा कमाल की फोटो कैप्चर करता है, जो कि आपको आईफोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये वाली शक्ति सिर्फ सैमसंग ने दी है। बाकी हमने विदाउट नाइट एंड नाइट मोड भी फोटो कैप्चर करी। विदाउट नाइट सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है, तो नाइट मोड के साथ भाई आईफोन ज्यादा ब्राइट है। यहाँ पर जो फर्क आता है वो आता है टोन का। यहाँ पर आईफोन वार्म टोन देता है, सैमसंग कूल टोन देता है, जो कि अगेन मैं आप पर छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर ऑल ओवर जितना मैंने देखा, नाइट मोड लगाते ही आईफोन ज्यादा ब्राइट आपको फोटोज प्रोवाइड कराएगा। बाकी दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया है 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। आईफोन में 12 मेगापिक्सल का मिलता है, तो सैमसंग में भी आपको 12 मेगापिक्सल का दिया है। और यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है, लाइक जो सैमसंग है ये 0.6x के साथ फोटो कैप्चर करता है, और जो आईफोन है 0.5x के साथ फोटो कैप्चर करता है। भले ही ऑन पेपर 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है मुझे आईफोन के अंदर। तो डायनेमिक रेंज और डिटेल तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, इवन कलर भी मेरे को ऑलमोस्ट इक्वली देखने के लिए मिले। बट यहाँ पर जब आप अपोजिट सनलाइट फोटो कैप्चर करोगे तो आईफोन थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी देखा कैमराज में दोनों ही फोनों को, अभी भी जो आईफोन है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। अब आती है यहाँ पर मेन चीज दोनों की परफॉर्मेंस। सैमसंग में आपको दिया गया 8 Gen 1 प्रोसेसर, ये 4nm पर बिल्ड है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। वहीं पर जो एप्पल है इसके अंदर A15 बायोनिक प्रोसेसर दिया गया है, ये 5nm पर बिल्ड है और ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपके भाई ने इन दोनों को टेस्ट किया, बट उससे पहले बता दूं कि दोनों ही फोन नॉर्मल यूजर के लिए काफी अच्छे हैं। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, स्क्रोलिंग काफी मस्त देखने के लिए मिलती है। बट सैमसंग के पास वही 120 हर्ट्ज के
एक एडवांटेज भी आ जाती है। बट नॉर्मल पर्सन के लिए दोनों ही फोन एक नंबर है। बट यहाँ पर आपके भाई ने हैवी यूजर वाले लोंडो के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए Antutu रन कराया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके भाई ने फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड में से ऐप रिमूव करी एंड दोनों के अंदर सेम टाइम पर स्टार्ट करा। एंड हमने जब टेम्परेचर नोट करा तो आईफोन का टेम्परेचर था स्टार्टिंग में 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर सैमसंग का 34 डिग्री सेल्सियस। एंड होते होते जो स्कोर देखने के लिए मिला वो एप्पल में था 7.3 लाख एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर था इसका एंड में 41 डिग्री सेल्सियस था। सैमसंग में देखने के लिए मिला 7.7 लाख एंड इसका जो टेम्परेचर गया लास्ट वो 43.8 डिग्री सेल्सियस था फर्स्ट Antutu के अंदर। और कमाल की बात ये थी कि दोनों ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी। तो हमने फिर से एक बार टेस्ट रन कराया और यहाँ पर इस बार फिर से आईफोन ने अपनी प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट करी एंड इसमें स्कोर देखने के लिए मिला 6.6 लाख एंड इसका जो टेम्परेचर था वो 42.8 डिग्री सेल्सियस गया। वहीं पर जो सैमसंग का स्कोर था वो देखने के लिए मिला 6.3 लाख। इसने मेजरली ड्रॉप करा अपना स्कोर और इसका जो स्कोर है 8 Gen 1 वाला है ही नहीं, क्योंकि 8 Gen 1 का जो स्कोर होता है वो अराउंड 1 मिलियन होता है, लेकिन इसका लास्ट स्कोर मुझे 8 लाख देखने के लिए मिला था एंड यहाँ पर तो वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। एंड इसने सेकंड Antutu के अंदर ही काफी तगड़ा ड्रॉप करा स्कोर, आप खुद देख सकते हैं इस चीज को। एंड इस बार जो इसका बॉडी टेम्परेचर था वो 44.8 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर सैमसंग ने इसकी जो परफॉर्मेंस है उसे थोड़ा सा अंडर क्लॉक करा है, तो मे बी सैमसंग इसे अपडेट से सही कर देगा, बट कब करेगा उसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर हमने जितना भी टेस्ट करा Antutu के थ्रू जो कंसिस्टेंसी है वो एप्पल के अंदर मस्त देखने के लिए मिलती है। तो काफी लोगों के लिए Antutu मैटर नहीं कर रहा है ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो मैं बताना चाहूंगा लाइक अगर मैंने कोई फोन 1-2 महीने चलाया और आप मुझसे पूछें उसके बारे में, जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बिना ऐप ओपन करे भी बता सकता हूँ कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, बिकॉज ये फोन मैंने अच्छे से यूज करा है। वहीं पर अगर मेरे पास कोई फोन आया और मुझे आपको 1-2 दिन के अंदर उसकी वीडियो देनी है तो मुझे ये एप्लीकेशन रन करा के उसकी पीक परफॉर्मेंस टेस्ट करनी ही होगी, ताकि अगर कोई मेरी वीडियो देखे उसको ये पता चल सके कि इसकी पीक परफॉर्मेंस कितनी है। और हम जैसे गेम टेस्ट करते हैं ये बताने के लिए कि वो कितनी अच्छी गेमिंग कर सकता है, तो उस चीज से एक यूजर को एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वो फोन कितना कैपेबल है। अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे अपने इनिशियल इंप्रेशंस के अंदर और अगर किसी ने हमारी वीडियो देखकर वो फोन बाय कर लिया तो बाद में आप लोग हमें ही बोलोगे कि भाई आपने तो ये बताया था और इसके अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो Antutu या कुछ टेस्ट जो होते हैं इनिशियल इंप्रेशन में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैं इन चीजों पर थोड़ा बिलीव करता भी हूँ। अब इस ऑन पेपर स्कोर से जो आइडिया मिलता है देखो वो कैसे रिलेट करता है प्रैक्टिकली। यहाँ पर हमने दोनों में सेम फाइल डाली, सेम एक्सपोर्ट सेटिंग रखी एंड जो रेंडरिंग स्पीड है आईफोन की वो फार बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में, ये आधे टाइम में रेंडर कर देता है। और दूसरा अगर आप गेमिंग करना चाहते हो दोनों फोन में कंफ्यूज हो कि किसके अंदर गेमिंग तगड़ी होगी, तो यहाँ पर सेटिंग्स दोनों के अंदर बिल्कुल तगड़ी मिलती है देखने के लिए। हालांकि दोनों में भी 90 FPS का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर जब आप गेमिंग करोगे दोनों के अंदर तो 1-1.5 घंटे गेमिंग आप दोनों के अंदर मस्त कर सकते हैं। बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो ना तो यहाँ पर मैं आपको आईफोन सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप इस टेस्ट से भी इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम्स देख सकते हैं, ये आईफोन के अंदर थोड़े से ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपको थोड़ी बहुत 1-1.5 घंटे भी गेमिंग करनी है तो मैं यहाँ पर सैमसंग को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ऑल ओवर हमने जितना भी देखा परफॉर्मेंस के मामले में भाई दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, लेकिन फ्लैगशिप वाली जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी आपको आईफोन के अंदर ही तगड़ी देखने के लिए मिल रही है। बाकी दोनों के अंदर ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, दोनों ही काफी लाउड है। यहाँ पर लाउडनेस इक्वल है, लेकिन जो आईफोन है उसके स्पीकर्स थोड़े से ज्यादा क्लीन है और थोड़े से ज्यादा बेसी है। साथ ही जो हैप्टिक्स भी है वो आईफोन के ज्यादा सॉलिड है, बट जो सैमसंग है इसके अंदर यूआई में आपको ज्यादा जगह हैप्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अब बात करें अगर बैटरी की, तो दोनों ही फोन छोटे तो दोनों में छोटी बैटरी दी गई है। सैमसंग के अंदर आपको मिलती है 3700 mAh की बैटरी विद 25 वोट फास्ट चार्जिंग एंड एप्पल के अंदर दी गई 3240 mAh की बैटरी विद 23 वोट फास्ट चार्जिंग। और दोनों ही फोन 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। आईफोन में 7.5 वोट की मैक्सेफ चार्जिंग भी मिल जाती है, मतलब आप ऐसे चिपका कर पीछे चार्ज कर सकते हैं इसे। वहीं पर जो सैमसंग है ना इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है 4.5 वोट की, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप का बताऊं तो यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जो आईफोन 13 का बैटरी बैकअप है ये फार बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। ये फोन आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना ही होगा, वहीं पर जो आईफोन है आप इसे एक दिन मस्त चला सकते हो। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, अगर आप एंड्रॉइड के अंदर एक कंफर्टेबल कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो विद क्लीन यूआई और ज्यादा टाइम अपडेट मिले और अच्छे कैमरास के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग ने S22 निकाला है। बट हमें 2 चीजों का ध्यान देना है, एक तो इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा वीक है, दूसरा ये फोन थोड़ी चीजों में ना भाई गर्म होना चालू हो जाता है, मतलब इसके अंदर वार्म इश्यूज तो है नॉर्मल टास्क के अंदर भी। लेकिन अगर आप इन दोनों फोन के बीच में कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर डेफिनेटली भाई, अगर मैं कैमरास की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं या बैटरी बैकअप की बात करूं, उसके अंदर भाई आईफोन बाजी मार जाता है। बट आईफोन के अंदर मेरे को 2 चीज लगी है, लाइक एक तो नॉच, दूसरा 60 हर्ट्ज का पैनल जो अभी भी आउटडेटेड फील होता है। तो यहाँ पर किडनी के बाद भी एप्पल इतनी चीजों में कमी छोड़ रहा है। तो आप मुझे बताना आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गया इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।